प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये जो बिंदु है बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर का आता है। और इसके लिए हम सबसे पहले जो बिंदु लेंगे वो बिंदु लेंगे भाषा। भाषा को आधार बना करके और जो बात हम करेंगे वो बात यहाँ पर सबसे पहली बात आ जाएगी भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, भाषा के प्रकार, भाषा की इकाइयां, हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और भाष धातु का अर्थ है बोलना। इसका दूसरा अर्थ है व्यक्तवाणी, या फिर यो कह दें प्रकटवाणी। प्रकटवाणी या फिर प्रकट करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना, व्यक्तवाणी, प्रकट करना। उसके बाद में बात आती है भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा को अपन प्रस्तुत करें तो इसमें यूं होगा कि वह साधन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस परिभाषा को अलग अलग तरीके से दिया गया है। एक जगह पर यह बात भी कही गई है कि मुंह द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। बात यहाँ पर आ रही है कि सरल और सहज रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर यह सटीक परिभाषा है कि वह साधन जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद में आगे वाला जो बिंदु आ रहा है कि जो भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, जिनमें एक है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और जो दूसरा इसका रूप है और वो है लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को अगर हम परिभाषित करें तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा, वह भाषा जो ध्वनि रूप में हो, जो ध्वनि रूप में हो
उसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। एक बात तो ये, इसमें सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति अपनी बात को ध्वनि रूप में प्रस्तुत करता है, या उसका ध्वन्यात्मक रूप जो होता है वही मौखिक भाषा है। इसमें किसी भी तरह का कोई चिन्ह या संकेत लिखित रूप में नहीं होता। दूसरा जो बिंदु है वो है लिखित भाषा। इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि निश्चित संकेतों के माध्यम से, संकेतों या चिन्ह के लिखित रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। और वह लिखित भाषा होती है, या फिर इस बात को यूं कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि इसको या तो हम यूं कहते हैं कि निश्चित संकेतों चिन्हों के लिखित रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, वहां लिखित भाषा होती है, या उसे लिखित भाषा कहते हैं। या फिर इसी बात को यूं कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद में आगे वाला जो बिंदु है अपना, वो बिंदु आता है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार की जब बात करें अपन, तो इसमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं मातृभाषा के बारे में। तो मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा, माँ की गोद से सीखी जाने वाली भाषा। जब व्यक्ति सबसे पहले माँ की गोद में रह करके और माँ से जिस भाषा को सीखता है, माँ से जिस भाषा का अनुकरण करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आ गई राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा में क्या है कि एक राष्ट्र के
एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है और वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक देश अथवा राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और अगला है इसमें राजभाषा। तो राजभाषा की जहां तक बात आती है वो है यानी कि राजकार्यों में काम ली जाने वाली भाषा। राजकार्यों में काम ली जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा? राजभाषा कहलाती है। ये तो बात हुई यहाँ पर मातृभाषा की, राष्ट्रभाषा की, राजभाषा की। मैं एक बार इस बात को पुनः दोहरा देता हूं कि मां से सीखी जाने वाली जो भाषा है वो मातृभाषा है। एक राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है और वो राष्ट्रभाषा है। और राजकार्यों में काम में ली जाने वाली जो भाषा है उसको राजभाषा कहते हैं। जैसे कि अपनी जो हिंदी भाषा है वो राजकार्यों के रूप में काम में ली जाती है और उसको 14 सितंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया। अब अगला जो बिंदु अपना है जो कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। और वो जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि एक तो होता है भाषा और दूसरा है बोली। भाषा और बोली और इन दोनों में अंतर। भाषा और बोली इनमें अंतर। अब इसको हम जैसे स्पष्ट करते हैं तो यहां पर यूं आ जाएगा जैसे कि भाषा और इधर हो गया बोली। भाषा का जो क्षेत्र है वो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित। और वहीं पर भाषा का अपना व्याकरण और साहित्य होता है। भाषा का व्याकरण और साहित्य होता है, लेकिन यहां पर बोली का जो व्याकरण और साहित्य का अभाव होता है। फिर जो भाषा है यानी कि उसमें मूल रूप से यानी कि कृत्रिमता होती है एक तरह से, जबकि बोली जो है उसमें स्वाभाविकता होती है। इन दोनों के बीच में एक चीज और आती है और वो आती है विभाषा। कहने का मतलब कि जो भाषा है और उसकी विभाषा और जो बोली है उनका सामूहिक रूप भाषा होता है। मेरी बात को समझिएगा कि जो विभाषा है, विभाषा में अनेक बोलियां होती हैं या अनेक बोलियों का समूह है और वो विभाषा होता है। और विभाषाओं का जो समूह है वो भाषा होता है। इस बात को हम यूं समझेंगे भाषा, विभाषा और बोली। इसको समझने से पहले एक मैं छोटी सी बात पहले रखूंगा और वो बात है कि भाषा की इकाइयां
भाषा की इकाइयां। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की 5 इकाइयां हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है ध्वनि। और ध्वनि में यानी कि ध्वनि संबंधी जो भी बात है उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होता है, या फिर यूं कहें कि जो भी मुंह का जो अपना उच्चारण है और वो ध्वनि का रूप होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरी बात आती है वर्ण की। ध्वनि जब निश्चित एक चिन्ह के रूप में, निश्चित एक संकेत के रूप में लिखी जाती है, वो वर्ण होती है। और ये भाषा की, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो तीसरा जो बिंदु है इसमें, यानी कि ध्वनि आ गया, वर्ण आ गया, और वो बिंदु है इसमें शब्द। शब्दों का, शब्द की बात आई तो वर्णों का जो समूह है वो शब्द होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जिसमें भाषा में जहां तक बात करें तो जैसे उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति है, इनका निर्माण है शब्दों का, वो सारी की सारी बातें इस शब्द में आ जाती है या शब्द विचार में आ जाती हैं। इसको जैसे ध्वनि विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार भी कहते हैं। और अगला जो बिंदु है इसमें वो है वाक्य। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह है जो व्याकरणिक दृष्टि से क्रमबद्ध हो और उसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, या इसी बात को अपन यूं कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य में जैसे वाक्य की संरचना, इसका अन्वय, इसका संश्लेषण, इसका विश्लेषण, ये सारी की सारी बातें वाक्य में की जाती है। और इसका अंतिम जो बिंदु है वो है पद। अंतिम जो बिंदु है वो है पद। और जो पद की बात आ रही है कि जब कोई शब्द वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, या फिर जब ये शब्द विभक्ति से युक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं, जो कि एक वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए वो तैयार होता है या पूर्ण होता है। आगे वाली जो बात करेंगे अब हम उस बिंदु पर आएंगे जो अभी अपनी बातचीत हुई थी कि भाषा, विभाषा और बोली। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात अब करेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में। और हिंदी भाषा के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं हम कि अपनी जो हिंदी भाषा है इसमें विभिन्न भाषाओं और उनकी बोलियों का समावेश है। और याद रखिएगा, अब की बार जो एग्जाम में ये प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बनकर के आता है हमारे सामने। इसमें अगला हमसे प्रश्न कर सकता है, या तो यूं कि जैसे भाषा, हिंदी भाषा की कितनी भी भाषाएं हैं, या फिर प्रत्येक जो भी भाषा है उसमें बोलियां कौन कौन सी हैं। तो हम हिंदी और उसकी बोलियां, इस पर बात करेंगे। हिंदी और उसकी बोलियां। तो हिंदी और जो उसकी बोलियां, इसमें सबसे पहले हम बात करें हिंदी की तो इसकी 5 विभाषाएं हैं। 5 विभाषाएं। जैसे 1 नंबर पर आती है, यहां तो विभाषा और इधर बोली। 1 नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा जो बिंदु है
वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी ये मुख्य बोलियां हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है राजस्थानी। राजस्थानी में आता है मारवाड़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। इनके अलावा भी जैसे इसमें ढूंढाड़ी है, शेखावाटी है। अगला जो बिंदु था वो था बिहारी। और बिहारी में मूल रूप से जो बोलियां आती हैं वो थी मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियां। और अंतिम जो बिंदु है वो है पहाड़ी भाषा। इसमें गढ़वाली और कुमायूनी इसके अलावा जैसे कि इसमें हिमाचली भी बताते हैं, तो वहीं पर जो बेसवाड़ी है वो भी बात करते हैं। इसमें मूल रूप से ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और भी बोलियां हो सकती हैं। एक बार मैं फिर से इन्हीं चीज़ों को पुनः दोहरा रहा हूँ, जिसमें देखिए कि हिंदी और उसकी बोलियां, जिसके 5 विभाषाएं हैं, 5 उपभाग हैं, इसके विभाग हैं, जिनमें पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली और कन्नौजी। राजस्थानी में है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या फिर मालवी। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहाड़ी भाषा में है गढ़वाली, कुमायूनी, कई जगह हिमाचली भी बताते हैं। कुछ क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और भी बोलियों की बात करते हैं। बोर्ड की एग्जाम में जो प्रश्न पूछने की स्थिति बनती है इसमें, वो ये बन सकती है कि या तो अपने को ये पूछे कि हिंदी भाषा को कितनी विभाषाओं में या कितने भागों में विभक्त किया गया है, या तो ये चीज। और अगर मान लीजिए कितने भागों में विभक्त किया गया है, तब बात आएगी कि 5, जैसे कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां लिखिए, तब उसका जवाब होगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला हमसे प्रश्न कर ले कि पश्चिमी हिंदी की ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, या फिर राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनके बारे में हमसे प्रश्न कर ले, तब मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी, ये बोलियां आ जाएंगी। फिर है बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। कहने का मतलब है इस प्रकार से हमसे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार ये जो भाषा वाला जो टॉपिक है अपना, ये भाषा वाला टॉपिक पूर्ण हो गया है। और आगे वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आगे वाले 2 बिंदु, जिनमें एक तो है लिपि और दूसरा है व्याकरण। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।